राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जो हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? ये एक इतनी जबरदस्त ताकत है जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से। तो चलिए इस विचार की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पैदा हुआ और पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल गया। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो एक तरह का सपना है, एक घोषणा पत्र है। सोचिए, 1848 में जब यूरोप पर राजाओं और सम्राटों का राज था, तब कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने कुछ बहुत ही अलग सोचा। एक ऐसी दुनिया जो अलग अलग राष्ट्रों से बनी हो, जो भाईचारे में एक साथ रह रहे हों और जहां राजशाही की बेड़ियां ना हों। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही चौंकाने वाला, एक क्रांतिकारी विचार था। तो सवाल यही उठता है कि ये आइडिया जो आज हमें इतना नॉर्मल लगता है, आखिर आया कहाँ से? ये सपना हकीकत में कैसे बदला? देखिए, राष्ट्रवाद से पहले का यूरोप, उसका नक्शा आज से बहुत अलग था। तब वहां निरंकुश साम्राज्यों का दबदबा था, जहां एक राजा या सम्राट के पास सारी ताकत होती थी। लोग किसी देश के नागरिक नहीं थे, वो तो बस एक राजा की प्रजा थे। उनकी पहचान ये नहीं थी कि वो फ्रेंच हैं या जर्मन, बल्कि ये थी कि वो किस राजा के अधीन है। तो फिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने इसे बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा या जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक साझा इतिहास है और साथ रहने की एक लगातार बनी रहने वाली इच्छा है। मतलब एक राष्ट्र होना कोई एक बार की बात नहीं, ये हर रोज की एक पसंद है, एक जनमत संग्रह। तो चलिए अब उस पहली बड़ी घटना की तरफ चलते हैं जिसने एक राष्ट्र के इस विचार को हकीकत में बदल दिया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में एकता की भावना जगाने के लिए बड़े ठोस, बड़े प्रैक्टिकल कदम उठाए। उन्होंने पितृभूमि यानी फादरलैंड और नागरिक यानी सिटीजन जैसे नए आइडिया दिए। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा ले आए, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए और अलग अलग बोलियों की जगह फ्रेंच को एक आम भाषा बनाया। ये सब एक राष्ट्र बनाने की कोशिशें थीं। और मजे की बात यह है कि क्रांतिकारियों के इरादे सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया कि फ्रांस की ये किस्मत है कि वो यूरोप के दूसरे लोगों को भी आज़ाद होकर राष्ट्र बनाने में मदद करे। ये एक तरह से राष्ट्रवाद को एक्सपोर्ट करने का मिशन था। और यहीं पर एंट्री होती है नेपोलियन की, एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार, जिसने एक तरफ तो फ्रांस में लोकतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी के क्रांतिकारी सिद्धांतों को पूरे यूरोप में फैला दिया। उसका शायद सबसे बड़ा असर था 1804 का नेपोलियनिक कोड। ये अपने आप में एक कानूनी क्रांति थी। इसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को पक्का किया। इतना ही नहीं, इसने सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। ये सारे आधुनिक विचार उन सभी इलाकों में लागू हुए जिन्हें नेपोलियन ने जीता था। शुरू में तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली, जर्मनी के कुछ हिस्सों में लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का जोरदार स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये लोग आज़ादी का पैगाम लेकर आए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये इस बात का बेहतरीन सबूत है। ये एक जर्मन कैलेंडर का कवर है जो फ्रांस में बेस्टिल के किले पर हुए हमले का जश्न मना रहा है। इससे पता चलता है कि फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने जर्मनी जैसे पड़ोसी देशों में भी आज़ादी की कितनी बड़ी उम्मीद जगाई थी। लेकिन ये जो शुरुआती जोश था ना, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। लोगों को जल्द ही फ्रांसीसी कब्जे की असली कीमत समझ में आने लगी। भारी भरकम टैक्स, सोच पर पहरा और सेना में जबरदस्ती भर्ती। तो देखिए विडंबना क्या हुई। नेपोलियन की जीत ने एक तरफ तो आधुनिक क्रांतिकारी विचारों को फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी फ्रांसीसी शासन के खिलाफ एक जबरदस्त स्थानीय राष्ट्रवाद को भी भड़का दिया। और आखिर में राष्ट्रवाद की यही लहर थी जिसने उसकी हार में एक बड़ा रोल निभाया, जैसा कि ये कार्टून दिखाता है, जहां वो एक एक करके अपने जीते हुए इलाके खो रहा है। अब नेपोलियन के जाने के बाद राष्ट्रवाद की इस मशाल को एक नए ग्रुप ने थाम लिया। चलिए उन सामाजिक और वैचारिक ताकतों को समझते हैं जो 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के असली इंजन बने। देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। एक तरफ थे पुराने जमींदार जिनकी ताकत विरासत में मिली थी और जो शादी ब्याह के जरिए दूसरे देशों के राजघरानों से जुड़े थे, और दूसरी तरफ एक नया क्लास उभर रहा था,
पढ़ा लिखा शहरी मिडिल क्लास। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और वकील, डॉक्टर जैसे पेशेवर लोग थे। इनकी ताकत जन्म से नहीं बल्कि पैसे और शिक्षा से आती थी। और इस नए मिडिल क्लास की अपनी एक सोच थी, उदारवाद। उनके लिए इसका मतलब था हर व्यक्ति की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी और ऐसी सरकार जो लोगों की मर्जी से बने। मतलब वो चाहते थे कि अमीरों को जन्म से मिलने वाले खास अधिकार खत्म हों और राष्ट्रीय एकता इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने का एक जबरदस्त जरिया थी। देखिए, विचार तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए अक्सर कुछ प्रैक्टिकल, कुछ आर्थिक वजहों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे व्यापार की मुश्किलों ने एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए एक ठोस वजह पेश की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11। ये उस आर्थिक गड़बड़ी का प्रतीक है जो उस समय का बिखरा हुआ जर्मनी था। 1833 में अगर किसी व्यापारी को अपना माल हैम्बर्ग से नूरनबर्ग ले जाना होता तो उसे 11 अलग-अलग टैक्स बैरियर पार करने पड़ते थे और हर बार टैक्स देना पड़ता था। कल्पना कीजिए कि व्यापार करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इसका हल निकला 1834 में ज़ोल्वराइन के रूप में, जो एक कस्टम्स यूनियन था। इसने सारे टैक्स बैरियर हटा दिए और 30 से ज़्यादा तरह की करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद के फायदे साफ साफ दिखने लगे और इसने राजनीतिक एकता का रास्ता भी तैयार कर दिया। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं थी, ये दशकों तक चली एक लंबी प्रक्रिया थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की चिंगारी से लेकर 1848 की व्यापक क्रांतियों तक हर घटना आधुनिक यूरोप की नींव रखने में एक अहम कड़ी थी। तो राष्ट्रवाद की इस रेसिपी में क्या क्या था? एक क्रांतिकारी आइडिया, युद्ध, समाज में बदलाव, एक नई सोच और हाँ, बाजारों को एक करने की सीधी सादी आर्थिक जरूरत। इन सभी चीजों ने मिलकर राष्ट्रवाद को 19वीं सदी की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना दिया। राष्ट्रवाद की इन जड़ों को समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ताकत आज भी दुनिया को बना और बिगाड़ रही है। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी और अक्सर परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी राष्ट्र में अपनेपन और एकता की वो जबरदस्त भावना कब दूसरों को बाहर करने और दुश्मनी का कारण बन जाती है? हम और वे के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग कैसे लगा सकती है? आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है भारत की, जब बिखरा हुआ गुस्सा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया और एक राष्ट्र ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ सड़क पर जमा हुए लोग नहीं हैं। ये दिल्ली, लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब की सड़कों पर उठी एक लहर है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, बल्कि एक विचार था जो हकीकत बन रहा था, एक राष्ट्र का विचार। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने लाखों लोगों को, जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग मजहबों को मानते थे, एक साथ एक ही मकसद के लिए खड़ा कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। देखिए, इस विरोध को समझने के लिए हमें पहले विश्व युद्ध के बाद भारत के जो हालात थे उन्हें समझना पड़ेगा। युद्ध ने देश को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहां चारों तरफ सिर्फ बेचैनी थी और गुस्सा था। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट पड़ी आम इंसान की जेब पर। सोचिए जरा, आज जो आटा, दाल, चावल कोई खरीद रहा है, 5 साल में उसकी कीमत डबल हो जाए। ठीक यही हुआ था तब। सिर्फ 5 सालों के अंदर कीमतें आसमान छूने लगी और आम लोगों की कमर ही टूट गई। आर्थिक मुश्किलों के ऊपर से एक और कहर टूट पड़ा। एक तरफ सूखा और अकाल, तो दूसरी तरफ फ्लू की महामारी। 1921 की जनगणना के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे। ये आज के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब ये एक अकल्पनीय मानवीय त्रासदी थी। तो देखिए, हालात कैसे बन रहे थे, एक प्रेशर कुकर की तरह। सरकार युद्ध के नाम पर भारी टैक्स वसूल रही थी। गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। फसलें खराब हो रही थीं और लोगों को उम्मीद थी कि भाई युद्ध खत्म होगा तो उनकी मुसीबतें कम होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नए नेता सामने आए, महात्मा गांधी। और उनके पास संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका था।
कह सकते हैं एक नया हथियार। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, लेकिन वो अपने साथ एक आजमाया हुआ हथियार लेकर आए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लभेदी सरकार के खिलाफ इसी तरीके का सफल इस्तेमाल किया था, जिसे दुनिया ने पहली बार देखा। तो ये नया तरीका था क्या? ये था सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो मूल विचार था वो सत्य की शक्ति पर आधारित था। मतलब अगर आपका मकसद सच्चा है तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि ये तरीका बदला लेने का नहीं बल्कि बदलने का है, अहिंसा के सहारे जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को झंझोड़ने का। जैसा उन्होंने खुद कहा था, ये शारीरिक बल नहीं, आत्मबल है। उनका अटूट विश्वास था कि अंत में जीत सत्य की ही होगी। अब गांधी जी के इस नए विचार को पूरे देश के पैमाने पर परखने का वक्त आ गया था, और इसकी वजह बना एक बेहद दमनकारी कानून। साल 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ये कानून असल में भारतीयों की आवाज को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। तो ये कानून इतना खतरनाक क्यों था? इसने सरकार को बेगाम शक्तियां दे दी थीं। वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल सकते थे, और सबसे भयानक बात, किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना वकील बिना दलील 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन अमृतसर में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते गए। अमृतसर में जब हालात बिगड़ने लगे तो सरकार ने शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और कमान जनरल डायर ने संभाल ली। ये तस्वीर उसी तनाव भरे माहौल को दिखाती है। और फिर आया 13 अप्रैल का वो काला दिन। बैसाखी का मेला था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, आसपास के गांवों से हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ मेले के लिए आए थे, कुछ सरकार के खिलाफ शांति से अपना विरोध जताने के लिए। उन्हें पता ही नहीं था कि जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग का इकलौता रास्ता बंद कर चुका है। और फिर बिना किसी चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मिनटों में बाग की जमीन लाशों से पट गई। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में जब डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ पैदा करना चाहता था। ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी को एहसास हुआ कि अब एक और भी बड़े और भी ज्यादा जनाधार वाले आंदोलन की जरूरत है, और इसी सोच से जन्म हुआ एक नई रणनीति का। इस त्रासदी के बाद गांधी जी ने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार सामने रखा। अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने सालों पहले लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का शासन बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि हम भारतीयों के सहयोग पर टिका है। अगर हम भारतीय ही अपना सहयोग वापस खींच लें तो ये पूरा ढांचा 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और इस विचार को अमल में लाने के लिए एक योजना बनाई गई। ये आंदोलन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना था। सबसे पहले लोगों को अपनी सरकारी पदवियां लौटानी थी, फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। और इस बहिष्कार का असर भी दिखा, जबरदस्त असर। आर्थिक मोर्चे पे ये कितना सफल रहा, ये आंकड़े खुद बोलते हैं। जब विदेशी कपड़ों का बाइकआउट किया गया तो नतीजा क्या हुआ? 1921 और 1922 सिर्फ 1 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा रह गया। 102 करोड़ से सीधे 57 करोड़ रुपए पर आ गया। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। शहरों से लेकर गांवों तक सबने स्वराज के नारे को अपनाया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। ये फर्क बहुत दिलचस्प था। शहरों में जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, उनके लिए स्वराज का मतलब था राजनीतिक आज़ादी, अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार। लेकिन गांव में एक किसान के लिए स्वराज का मतलब था जालिम जमींदार, भारी लगान और बेगार से छुटकारा। लक्ष्य एक ही था, आज़ादी, लेकिन हर किसी के लिए उस आज़ादी का चेहरा अलग था। तो देखिए, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ संघर्ष ने पूरे देश को एक धागे में पिरो तो दिया था, लेकिन इस राष्ट्र की जो नींव थी वो बहुत अलग अलग सपनों से सींची जा रही थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या इतने अलग अलग सपनों को साथ लेकर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा हो सकता था? ये वो सवाल था जिसका जवाब भारत का भविष्य लिखने वाला था। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पिछले 50 साल इंटरनेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या हमारी ये जो जुड़ी हुई दुनिया है ये वाकई इतनी नई है? चलिए आज जरा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल दुनिया के बनने की कहानी कितनी पुरानी और कितनी हैरान करने वाली है। तो सवाल यही है, क्या ग्लोबलाइजेशन वाकई में एक मॉडर्न चीज है? क्या ये बस इंटरनेट और हवाई जहाज़ों का कमाल है? या फिर इसकी जड़ें इतिहास में कहीं बहुत बहुत गहरी हैं? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये पिछले कुछ दशकों की ही बात है। लेकिन चलिए देखते हैं कि सच क्या है। सच तो ये है कि ये ग्लोबल दुनिया बनाने का ये जो सिलसिला है ना, इसका इतिहास बहुत बहुत लंबा है। ये कोई 50 साल की कहानी नहीं, बल्कि व्यापार, लोगों के आने जाने और आइडियाज के लेन देन की हजारों साल पुरानी दास्तां है। अच्छा, तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। सोचिए, पुराने जमाने में ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, पुजारी, तीर्थयात्री, ये सब लोग ज्ञान की तलाश में, नए मौकों के लिए या बस मन की शांति के लिए दूर दूर तक का सफर तय करते थे। और जब वो सफर करते थे तो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, अरे नहीं, उनके साथ जाता था पैसा, नए नए आइडियाज, स्किल्स और हाँ, बीमारियां भी। और ये कनेक्शन कितने पुराने हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल पहले भी सिंधु घाटी और पश्चिमी एशिया के बीच जोर शोर से ट्रेड होता था। और इस पुराने जमाने के कनेक्शन का सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार उदाहरण क्या है? मशहूर सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। इन्हें सिर्फ रास्ते समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उस जमाने का वर्ल्ड वाइड वेब थे। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं थी। ये रास्ते तो क्राइस्ट के जन्म से भी पहले मौजूद थे और लगभग 15वीं सदी तक चलते रहे। ये जमीन और समंदर के रास्तों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क था जिसने सिर्फ एशिया के बड़े बड़े हिस्सों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि एशिया को सीधा यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट कर दिया था। अब इन रास्तों पर चलता क्या क्या था? देखिए, एक तरफ से चीन का रेशम पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ से यूरोप का सोना चांदी एशिया आ रहा है। लेकिन बात सिर्फ चीजों की नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजें भी सफर कर रही थीं, और वो थे आइडियाज, विश्वास, धर्म। सोचिए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ये सब इन्हीं रास्तों के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। चलिए अब सिल्क रूट से निकलकर एक और बहुत ही मजेदार चीज पर आते हैं, और वो है हमारा खाना। जी हाँ, हमारी प्लेट में जो खाना है ना, उसकी अपनी एक ग्लोबल कहानी है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, नूडल्स और स्पेगेटी। माना यह जाता है कि नूडल्स चीन से निकलकर पश्चिम पहुंचे और वहीं जाकर स्पेगेटी बन गए। एक और थियरी ये भी है कि शायद अरब ट्रैवलर्स पास्ता को इटली लेकर गए थे। मतलब हमारे खाने की जड़ें भी कितनी ग्लोबल और कभी-कभी कितनी मिस्टीरियस हैं, है ना? लेकिन खाने की दुनिया में असली तूफान तो तब आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका को खोज निकाला। सोचकर देखिए, आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, सोया, ये सब चीजें जो आज हमारे किचन की शान है, 500 साल पहले तक यूरोप और एशिया में किसी ने इनका नाम तक नहीं सुना था। ये सब हमें अमेरिका की देन है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी कहानी है आलू की। जब आलू यूरोप पहुंचा तो वहां के गरीबों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। लोगों का खाना पीना सुधर गया, उनकी जिंदगी लंबी होने लगी। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ भी था। इसी आलू पर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि जब 1840 के दशक में एक बीमारी ने आयरलैंड में आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो लाखों लोग, जी हाँ, लाखों लोग भूख से मर गए। ये तस्वीर उसी तबाही की गवाह है। बच्चे खेत में शायद एक आध बचा खुचा आलू ढूंढ रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जाकर जिंदगी बदल सकती है, और कैसे उसी एक चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाना पूरी की पूरी आबादी को तबाह भी कर सकता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 16वीं सदी में। ये वो दौर था जब यूरोप के जहाज़ों ने दुनिया के कनेक्शन की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया, लेकिन इस तेजी के नतीजे बहुत ताकतवर और अक्सर बहुत ही भयानक थे।
16वीं सदी ये एक टर्निंग पॉइंट था। यूरोप के जहाज एक तरफ एशिया का समुद्री रास्ता खोज चुके थे और दूसरी तरफ अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंच गए थे, और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने का सिलसिला। पर एक मिनट, यहां एक सवाल खड़ा होता है। मुट्ठी भर यूरोपियन सैनिक अमेरिका की बड़ी बड़ी सल्तनतों को आखिर जीत कैसे पाए? क्या था उनका सबसे खतरनाक हथियार? यकीन मानिए, वो उनकी तलवारें या बंदूकें नहीं थीं। उनका सबसे घातक हथियार था एक कीटाणु, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। हुआ ये कि अमेरिका के लोग लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे, तो उनके शरीर में यूरोप से आई इन बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी, कोई ताकत ही नहीं थी। नतीजा, चेचक की बीमारी एक महामारी बन गई। उसने पूरे के पूरे गांव, पूरे समुदाय साफ कर दिए और हमलावरों के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल आसान बना दिया। और इस तबाही को यूरोप के लोग कैसे देख रहे थे, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण मिलता है मैसाचुसेट्स के पहले गवर्नर के शब्दों में। उन्होंने लिखा, देशी लोग चेचक से लगभग सब मर चुके हैं। इस तरह भगवान ने हमारी जमीन पर हमारा हक साफ कर दिया है। सोचिए, ये उस दौर की मानसिकता थी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इन ग्लोबल कनेक्शंस ने दुनिया के इकोनॉमिक पावर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। 18वीं सदी से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर कहाँ था? एशिया में। चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से थे। सारा बड़ा ट्रेड हिंद महासागर के रास्ते होता था। दबदबा एशिया का था। लेकिन फिर हालात बदलने लगे। एक तरफ चीन ने दुनिया से खुद को काटना शुरू कर दिया और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका की दौलत, खास तौर पर वहां की चांदी, समंदर के रास्ते यूरोप पहुंच रही थी। और इन दोनों चीजों का नतीजा एक बहुत बड़ा शिफ्ट। दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर पूरब से खिसक कर पश्चिम में यानी यूरोप में चला गया। और इस नई ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही काला और क्रूर सच था स्लेव ट्रेड, यानी गुलामों का व्यापार। 18वीं सदी आते आते अफ्रीका से लोगों को पकड़कर गुलाम बनाया जाता था और उनसे अमेरिका के बागानों में यूरोप के बाजारों के लिए कपास और चीनी उगवाई जाती थी। ये नई ग्लोबल इकोनॉमी इसी अमानवीय मेहनत की नींव पर खड़ी हुई थी। तो हमने क्या देखा? यही कि हमारी आज की ये ग्लोबल दुनिया कोई रातों रात नहीं बन गई। ये हजारों सालों से बनते आ रहे व्यापार, लोगों के सफर और आइडियाज के लेन देन का नतीजा है। एक ऐसा जाल जिसने कुछ को तो बहुत अमीर बनाया पर कुछ को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो अब आज का सवाल ये है, हमारे आज के जो डिजिटल सिल्क रूट है, हमारे जो आज के ग्लोबल कनेक्शंस हैं, वो आने वाली दुनिया को कैसा बना रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इतिहास से मिली सीख को याद रख रहे हैं? औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद भाप के इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और एक के बाद एक कमाल के आविष्कार, है ना? मतलब प्रगति और आधुनिकता का एक शानदार दौर। और देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल वही कहानी बताती हैं जो हम सब ने सुनी है। एक ऐसी कहानी कि भाई मशीनों ने तो जैसे जादू से रातों रात दुनिया बदल दी। एक तरफ है अलादीन, अपने चिराग से महल बना रहा है, जो पूरब और पुराने जमाने का सिंबल है, और ठीक उसके नीचे आज का मैकेनिक, पश्चिम और मॉडर्निटी का प्रतीक, जो अपने औजारों से पुल, जहाज, बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ बना रहा है। यही तो है वो कहानी जो हमें पता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या वाकई सब कुछ इतनी जल्दी, इतना अचानक हो गया था? चलिए थोड़ा कुरेदते हैं इस बात को। अच्छा, तो इस कहानी की असली परतें खोलने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसे वक्त में जब फैक्ट्रियों का तो नामो निशान भी नहीं था। और ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले ही इंग्लैंड के गांव में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम फल फूल रहा था। मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े स्केल पर प्रोडक्शन पहले से ही हो रहा था। इतिहासकार इसे एक नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आदि औद्योगिकरण। समझिए कि ये वो शुरुआती फेज था जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जमीन तैयार की। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसका कंट्रोल तो शहरों से होता था, पर जो चलता असल में गांव में था। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, होता ये था कि शहरों के व्यापारी मतलब मर्चेंट्स गांवों के परिवारों को कच्चा माल देते थे,
फिर कारीगर और उनका पूरा परिवार घर पर ही सूत काटता, बुनाई करता और सामान तैयार करता था। जब माल तैयार हो जाता तो व्यापारी उसे इकट्ठा करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। और ये कोई एक अकेले इंसान का काम नहीं था। जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, पूरा का पूरा परिवार इस प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता था। घर पर काम करने का एक फायदा ये भी था कि वो अपने छोटे-मोटे खेतों को भी देख पाते थे, और इसी वजह से शहरों और गांव के बीच एक बड़ा गहरा कनेक्शन बन रहा था। तो फिर फैक्ट्रियां और मशीनें पिक्चर में कब आईं? यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। ये हमारी सोच से काफी अलग है। 18वीं सदी के बीच में कॉटन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। 1760 में ब्रिटेन ने करीब 2.5 लाख पाउंड कच्चा कपास इंपोर्ट किया। लेकिन सिर्फ कुछ ही दशकों में डिमांड में एक जबरदस्त उछाल आया। 1787 तक आते आते ये इंपोर्ट बढ़कर पता है कितना हो गया? 220 लाख पाउंड। अब इतनी जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए ही नए नए आविष्कार हो रहे थे। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ है। रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बना ली, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर कर दिया, इतने बड़े बड़े आविष्कार हो गए। लेकिन इसके बावजूद इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी थी। इस बात का अंदाजा एक आंकड़े से लगाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में कुल कितने स्टीम इंजन्स थे? सिर्फ 321। जी हां, सिर्फ 321। अब ये नंबर उस क्रांति वाली इमेज से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता जो हमारे दिमाग में बनी हुई है। और बात यही खत्म नहीं होती। 19वीं सदी के आखिर तक भी जो बड़े बड़े नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, उनमें काम करने वाले लोग कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 20% थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 80% लोग तो अब भी ट्रेडिशनल तरीकों से या घरों में ही काम कर रहे थे। तो ये जो मिथ और रियलिटी का फर्क है ना, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ फैक्ट्रियों की वो चमक दमक वाली रोमांटिसाइज तस्वीर है, और दूसरी तरफ है धुएं में लिपटा हुआ असली इंडस्ट्रियल शहर। दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी पावरफुल मशीनें थीं, तो फिर ये बदलाव इतना धीमा क्यों था? मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उन मशीनों में पैसा क्यों नहीं लगा रहे थे जो प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकती थीं? इसका जवाब छिपा है इकोनॉमिक्स में। देखिए, उस दौर में ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे गरीब किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में शहरों में आ रहे थे। अब जब सप्लाई ज्यादा हो तो जाहिर है मजदूरी कम हो जाती है। तो उद्योगपतियों के लिए महंगी अनरिलायबल मशीनों पर पैसा लगाने से कहीं ज्यादा सस्ता था इंसानों से काम करवाना। ऊपर से मशीनों की मरम्मत का खर्चा भी बहुत था। और हाँ, कई चीजें थीं, खासकर फाइन डिजाइन वाली, जो इंसानी हाथों से ही बेहतर बन सकती थीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। जैसा कि आज के इतिहासकार कहते हैं, 19वीं सदी का जो टिपिकल वर्कर था वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि वो एक ट्रेडिशनल कारीगर और मजदूर था। तो कुल मिलाकर जिसे हम एक तेज तर्रार क्रांति या रेवोल्यूशन समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही धीमा एवोल्यूशन यानी विकास था। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पुरानी और नई दोनों तरह की तकनीकें साथ साथ चल रही थी, और जहां इंसानी हाथ दशकों तक मशीनों पर भारी पड़ते रहे। और ये इतिहास हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी हम नई टेक्नोलॉजीज को लेकर, जैसे एआई को लेकर, कुछ ऐसे ही मिथ्स में जी रहे हैं? क्या हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब रातों रात दुनिया को बदल देंगी? शायद असली बदलाव हमेशा हमारी उम्मीदों से ज्यादा धीमा और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो? एक ऐसी दुनिया जहां लिखे हुए शब्द तो थे, लेकिन उन्हें एक इंसान से दूसरे इंसान तक तेजी से पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था, जहां ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। चलिए आज उसी क्रांति की कहानी देखते हैं जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किताबें, अखबार, पोस्टर, यहाँ तक कि कैलेंडर भी सब कुछ अचानक से गायब हो जाए तो? हम सब छपाई को इतना आम मानकर चलते हैं कि कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन छपाई का भी अपना एक इतिहास है, और उसी इतिहास ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत पहले किताबें कुछ इस तरह से तैयार की जाती थीं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये 1595 में भारत की एक शाही कार्यशाला की है। इसमें देखिए, एक इंसान बोलकर पाठ लिखवा रहा है और बाकी लोग उसे हाथ से लिख रहे हैं, उस पर चित्रकारी कर रहे हैं। सोचिए, एक एक किताब को बनाने में महीनों और कभी-कभी तो सालों लग जाते थे।
तो होता ये था कि छपाई से पहले की दुनिया में ज्ञान एक तरह का लग्जरी आइटम था। किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। इन्हें लिखने वाले बहुत ही कुशल कारीगर होते थे, जिन्हें कातिब कहा जाता था, और वो बड़ी मेहनत और कला से एक एक कॉपी तैयार करते थे। जाहिर है, ये काम बहुत ही धीमा और बहुत ही खर्चीला था। और देखिए, ये किताबें सिर्फ लिखने में लगने वाले वक्त की वजह से महंगी नहीं थीं, बल्कि जिस चीज़ पर उन्हें लिखा जाता था वो भी बेशकीमती होती थी। जैसे कि वेलम, जो जानवरों की खास तौर से तैयार की गई खाल से बनता था। आज के कागज़ के मुकाबले तो सोचिए ये कितना महंगा रहा होगा। और इसी वजह से किताबें सिर्फ बहुत अमीर लोगों या फिर मठों के पास ही हुआ करती थीं। तो उस समय की जो असल समस्या थी वो यहाँ साफ साफ दिखती है। एक तरफ थी हाथ से लिखी पांडुलिपियां, जो धीमी थीं, बहुत महंगी थीं और नाजुक भी, और दूसरी तरफ थी छपाई की आने वाली ताकत, जो तेज थी, सस्ती थी और टिकाऊ भी। मतलब दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर उसे सबके लिए आसान बना दे। और मजे की बात यह है कि ये जो तकनीक थी वो यूरोप में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में पैदा हुई। सदियों पहले ही चीन, जापान और कोरिया में प्रिंटिंग की सबसे पहली तकनीक बन चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। इस तकनीक का नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तरीका बड़ा सीधा सा था। लकड़ी के एक ब्लॉक पर पूरे के पूरे पेज को उल्टा उकेरा जाता था, फिर उस पर स्याही लगाकर कागज पर दबा दिया जाता था। अब ये हाथ से लिखने के मुकाबले तो कई ज्यादा तेज था, और इसी ने किताबों के प्रोडक्शन में पहली क्रांति ला दी। और इस तकनीक का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है डायमंड सूत्र। ये 868 ईस्वी में छापी गई थी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब है जिसकी तारीख हमें मालूम है। इससे अंदाजा लगता है कि ये तकनीक कितनी पुरानी और कितनी जरूरी थी। अब देखिए, ये तकनीक सिर्फ छोटी मोटी किताबों के लिए नहीं थी। ये जो तस्वीर है, ये है त्रिपिटक कोरियाना की। 13वीं सदी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों को 80,000 से भी ज्यादा लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। ये उस समय के लोगों के समर्पण और काम के पैमाने को दिखाता है। और फिर जैसे जैसे वक्त बीता, ये तकनीक सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही सिमटकर नहीं रह गई। जापान में 18वीं सदी आते आते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आम कल्चर का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा बन गई थी। उकियोए यानी तैरती दुनिया की तस्वीरें जैसे प्रिंट्स में शहरी जिंदगी, कलाकारों और चाय घरों के सीन दिखाए जाते थे। किताबें सस्ती थीं और हर जगह मिल जाती थीं। अच्छा, अब कहानी का रुख यूरोप की तरफ मोड़ते हैं। एक तरफ जहां पूरब में छपाई खूब फल फूल रही थी, वहीं यूरोप एक अलग ही मुश्किल से जूझ रहा था। वहां ज्ञान और किताबों की भूख तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसे पूरा करने की जो तकनीक थी वो बहुत पीछे थी। यहाँ से अंदाजा लगता है कि उस जमाने में जानकारी कितनी धीरे धीरे फैलती थी। सोचिए, चीन में वुडब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत के लगभग 700 साल बाद मार्को पोलो जैसे खोजकर्ता इस जानकारी को अपने साथ इटली वापस लेकर आए। तो हुआ ये कि जब मार्को पोलो ये जानकारी लेकर आए तो इटली में भी लकड़ी के तख्तों से छपाई तो शुरू हुई, लेकिन एक दिक्कत थी। ये भी यूरोप की बढ़ती हुई मांग के लिए काफी नहीं थी। यूनिवर्सिटीज खुल रही थीं, एक नया कारोबारी तबका तैयार हो रहा था और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना चाहते थे। हाथ से लिखी किताबें इस मांग को पूरा कर ही नहीं सकती थीं। अब एक नई और कहीं ज्यादा तेज तकनीक की जरूरत थी। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, योहान गुटेनबर्ग। जर्मनी के स्ट्रासबर्ग शहर में उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गुटेनबर्ग जो थे वो एक व्यापारी के बेटे थे, और बचपन से ही उन्होंने जैतून और शराब बनाने वाली प्रेस मशीनें देखी थी। इसके अलावा उन्हें पत्थर चमकाने, सोने चांदी का काम करने और शीशे को मनचाहा आकार देने की कला में भी महारत हासिल थी। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गुटेनबर्ग की असली जीनियस किसी एक नई चीज का आविष्कार करने में नहीं थी। उनकी असली प्रतिभा थी पहले से मौजूद अलग अलग तकनीकों को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बना देना। उन्होंने जैतून की प्रेस से आइडिया लेकर प्रिंटिंग प्रेस का ढांचा बनाया और अपने सुनारी के हुनर का इस्तेमाल करके धातु के छोटे छोटे अलग अलग अक्षर बनाए, जिन्हें मूवेबल टाइप कहते हैं।
यही तो असली क्रांति थी, क्योंकि वुडब्लॉक में जहां पूरा पेज एक ही लकड़ी के टुकड़े पर होता था, वहीं इन धातु के अक्षरों को बार बार जोड़कर नए नए शब्द और पन्ने बनाए जा सकते थे। ये एक गेम चेंजिंग कॉम्बिनेशन था। और इसका नतीजा? अरे वो तो फौरन देखने को मिला। गुटेनबर्ग ने जो पहली किताब छापी वो थी बाइबल, और उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर उसकी 180 कॉपियां तैयार कर दी। उस जमाने के हिसाब से ये स्पीड अविश्वसनीय थी। जिस काम को करने में कातिबों को दशकों लग जाते, वो काम अब बस कुछ ही सालों में हो गया था। तो एक तरफ देखिए एक किताब के लिए इतने सारे लोगों की मेहनत और सालों का इंतजार, और दूसरी तरफ बस एक मशीन जो सैकड़ों किताबें बना रही है। ये हाथ की मेहनत से मशीनी प्रोडक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कदम था, जिसने सब कुछ बदल दिया। गुटेनबर्ग का ये जो आविष्कार था ना, इसके साथ ही दुनिया एक नए दौर में चली गई, सूचना के एक नए युग में। इसके जो असर हुए वो फौरी भी थे और बहुत दूर तक जाने वाले भी थे, और इसने समाज के हर एक पहलू को बदल कर रख दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि किताबें अब सस्ती हो गईं और हर किसी की पहुंच में आ गईं। ज्ञान महलों और मठों की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगा। नए विचार, चाहे वो धर्म सुधार से जुड़े हों, विज्ञान से या फिर राजनीति से, अब बहुत तेजी से फैल सकते थे। इसने बहस और चर्चाओं को जन्म दिया और पढ़ने लिखने की दर को भी बढ़ाया। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा भी था, और क्या खूब कहा था, कि आज दुनिया जो कुछ भी है, अच्छी और बुरी, वो गुटेनबर्ग की देन है। प्रिंटिंग प्रेस की विरासत सच में बहुत गहरी और कभी न मिटने वाली है। इसने सिर्फ जानकारी फैलाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि हमारे सोचने और दुनिया को देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, गुटेनबर्ग की क्रांति तो 15वीं सदी में हुई, लेकिन ये जो कहानी है जानकारी को, ज्ञान को हर एक तक पहुंचाने की, ये आज भी चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की इस विरासत को आगे बढ़ा रही है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।